सो फ्री फॉल वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक दो क्वेश्चंस हैं, पिछले टॉपिक में क्वेश्चंस रह गए थे, देख लो। हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, F इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है ना बात। अब देखो इससे रिलेटेड आसान क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, यही होता है ना, F से डिनोट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको बताना है बिटवीन अर्थ एंड अ 2 kg ऑब्जेक्ट, ठीक है। अर्थ के बीच में मास ऑफ अर्थ गिवन है 6 × 10⁻24 और मास ऑफ ऑब्जेक्ट भी गिवन है कितना, 2 kg, ठीक है। तो आपको F का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। आपको मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है, रेडियस 6.4 × 10⁻6, ठीक है। तो बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व होएगा। जी की वैल्यू आपको पता ही होती है, जी की वैल्यू मैंने लास्ट टाइम बताई थी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। याद होगा पिछली वीडियो में जी हमने कवर किया था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी पता है, एम पता है, एम पता है, डी पता है, निकाल लोगे। एक चीज समझो, यहाँ मैं लिख रही हूँ डिस्टेंस बिटवीन, ये डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट। ये है हमारी अर्थ, ऑब्जेक्ट है ये 2 kg ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है अर्थ के कंपैरिजन में, इसीलिए जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वली ले लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ ये वाले पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है हम मान लेते हैं रफली किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल ही है। इसलिए ये आर, यहाँ डी की जगह यहाँ आर यूज करते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। एक और टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन। दोनों का मास दिया हो और दोनों का डिस्टेंस दिया हो, फॉर्मूला लगाओगे, आंसर निकालोगे, सिंपल क्वेश्चंस है। अब ऐसे क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, व्हाट विल हैपन टू द फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स व्हेन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। मैंने क्या किया, फोर्स का पहले फॉर्मूला लगाया, F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। वो कह रहे हैं फोर्स में क्या चेंज आएगा जब मास, किसी एक ऑब्जेक्ट का मास को डबल कर दिया। तो लेट सपोज m की जगह मैं इस बार ले लूँ 2m, ठीक है, बाकी सब चीज़ें सेम रही, g की वैल्यू g रही, m की जगह मैंने 2m ले लिया, कैपिटल M एज इट इज़ रहा, डिस्टेंस अभी भी r स्क्वायर रहा। तो अब क्या होगा, अब फोर्स कितना होगा, F डैश इक्वल टू, फोर्स का वैल्यू लगाओ g, m की जगह क्या लिखोगे इस बार 2m इंटू m अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या होगा, F डैश, अलग क्यों लिखा मैंने, बिकॉज इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इस बार मास डबल किया तो पूछ रहे हैं फोर्स में क्या चेंज आएगा, इसलिए इसको और इसको अलग शो करने के लिए मैंने यहाँ F डैश लिखा। तो F डैश इक्वल टू, ये 2 बाहर ले सकती हूँ मैं, 2 GMM अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये आया। F डैश इक्वल टू 2 इंटू, ये क्या था, ये पहले वाली वैल्यू थी F की, तो F डैश इक्वल टू 2F, वैल्यू आ गई, ठीक है। तो फोर्स में क्या चेंज आया, फोर्स हो गया डबल, जैसे ही मास डबल हुआ फोर्स भी डबल हो गया। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ फोर्स में क्या चेंज आएगा जब मैं क्या करूँ, रेडियस हाफ कर दूँ, मास सेम रख रही हूँ इस बार, ठीक है, मास m पहले था, m बाद में है, स्मॉल जो दूसरे ऑब्जेक्ट का मास था वो भी दोनों जगह सेम है। पिछली बार रेडियस r था, इस बार मैं रेडियस बोल रही हूँ कि रेडियस ना डबल कर दो, तो बताओ फोर्स में क्या चेंज आएगा। फॉर्मूला लगा दो, F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, ये पहले का फॉर्मूला। इस बार फॉर्मूला क्या लगेगा, F इक्वल टू, ध्यान से देखना, जी एम एम अपॉन आर की जगह क्या आएगा, 2r का होल स्क्वायर। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, यहीं पे गलती होती है, ठीक है। तो 2r का होल स्क्वायर, ये हो गया F इक्वल टू जी एम एम अपॉन 2r का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, 2 2 4r स्क्वायर, ठीक है। अब इसको चेंज करने के लिए तुम F डैश लिख दो ताकि अलग दिखे इससे। तो F डैश इक्वल टू, मैं ये 4 बाहर लिख सकती हूँ, ये बाहर लिख के बाकी सबको एक तरफ लिख दिया, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ भी नहीं किया, ये हो गया हमारा 1/f, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, f, तो ये हो गया 1/4 इंटू एफ। मतलब कि जो नया फोर्स है दैट इज 1/4 टाइम्स ऑफ
जो पुराना आंसर था, ठीक है, 1/4 हो गया। तो इस तरह क्वेश्चंस करने, और ऐसा वाला क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन का ध्यान रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब आते हैं फ्री फॉल वाले टॉपिक पे। सो फ्री फॉल क्या है? व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ एंड नो अदर फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। फ्री फॉल का मतलब नॉर्मली ऑब्जेक्ट है, मैंने इसे लूज छोड़ दिया, ये ऊपर से नीचे गिरा। कोई भी ऑब्जेक्ट है, लूज छोड़ दिया, नीचे गिरेगा, ठीक है, सच दैट उस पर और कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। तो द सच अ सिचुएशन इज सेड टू बी फ्री फॉल, कि भाई किस वजह से नीचे गिरा है? ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। इसी को आप बोलते हो जी, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हो। और यू कैन ऑल्सो से दिस एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो यही चीज़ हमारी फ्री फॉल है। जी से डिनोट करेंगे, एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब समझो ये बात, जो पिछली बार हमने कैपिटल जी पढ़ा वो था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जो है ये है स्मॉल जी, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोनों में फ़र्क है, एक एक करके इनमें डिफरेंस समझाऊंगी, लेकिन अभी इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन देख लेते हैं कि कैसे डिराइव होता है। देखो, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा कहता है F इक्वल टू एम ए, है ना। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर से नीचे गिरा रही हूँ, जैसे ही वो नीचे गिरेगा उस पर एक्सेलरेशन लग रही होगी। वो कौन सी एक्सेलरेशन होएगी? जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वही उसकी एक्सेलरेशन होएगी, राइट। तो इस बार उसकी एक्सेलरेशन क्या होएगी? F इक्वल टू एम, ए की जगह मैं लिखूंगी G, ठीक है, ए की जगह वर्ड आ गया G, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो, पिछली बार जो तुमने बोला था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से एक फोर्स आया था, दैट इज द फोर्स F इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। याद है ये वाली चीज़, ठीक है। ये हमारे लास्ट टाइम मैंने डिराइव किया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से, तो ये फोर्स आया था। अब क्या है? F की वैल्यू mg है, तो मैं इक्वेशन 1 इसे लिख दूँ, इक्वेशन 2 इसे लिख दूँ, दोनों को कंप्यूट कर दूँ, तो क्या आएगा? mg इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। जहाँ m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कैपिटल M क्या है? मास ऑफ अर्थ, जो अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट गिर रहा है ना, तो फोर्स किसके बीच में होगा? ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में। तो M क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कैपिटल M क्या है? मास ऑफ अर्थ, R क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट किया, M से M कैंसिल किया, G की वैल्यू आई Gm अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ अर्थ भी फिक्स होता है, रेडियस ऑफ अर्थ भी फिक्स होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में ही देखा था, ठीक है। तो अगर मैं G की वैल्यू लगा दूँ, M की भी और R की भी, सारी वैल्यूज़ मुझे पता हैं, सब वैल्यूज़ पुट करूँ तो मेरा G का आंसर आएगा, स्मॉल g की वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये थी इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन। अब बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं। ये जो स्मॉल जी है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो कैपिटल जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है? डायरेक्ट डिफरेंस लिखना आ जाता है एग्जाम में, तो वो देख लो। सो मैंने यहाँ डिफरेंस लिख दिया बिटवीन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है? इसकी वैल्यू में, इसकी वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10⁻11। इसकी वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों की यूनिट्स में भी फर्क है, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर में लेते हैं, इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आगे देख लो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, जबकि ये जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको याद होगा स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन क्या हो गई इसकी? देखो, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द ग्रेविटी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को जैसे ही ऊपर थ्रो करेंगे, उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लगेगा, तो जी की वैल्यू हम बोलेंगे माइनस, ठीक है। ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर थ्रो किया तो उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा माइनस, तो माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। और ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो हम उससे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू 9.8 लिखेंगे,
ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये चीज़ यूज़ करेंगे। थर्ड थिंग इज इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, ठीक है। जो ये है वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, चाहे हम अर्थ पे देखें, यूनिवर्स में कहीं भी, मून पे, अर्थ पे, मार्स पे, कोई भी प्लैनेट पे, ये जो वैल्यू है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ये सेम रहती है। लेकिन जो ये स्मॉल जी की वैल्यू है दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्लेस। देखो आपके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल जितना अर्थ पे लग रहा है उतना मून पे नहीं लगेगा, है ना। ग्रेविटेशनल पुल मून पे नहीं लगेगा, कुछ और होगा, ठीक है। ऐसे ही और कोई जगह पे जाएंगे तो ग्रेविटेशनल पुल अलग होगा। इनफैक्ट अर्थ पे भी डिफरेंट जगहों पे जो ग्रेविटेशनल पुल की वैल्यू है वो अलग अलग होती है। देखो अर्थ, अगर हम बोले अर्थ की शेप क्या है, ये हो गया सर्कल, तो अर्थ की शेप ऐसे नहीं है, अर्थ की शेप कुछ ऐसे है, ठीक है। एग्जैक्ट ओवल भी नहीं है, ओब्लेट स्फेरिकल बोल सकते हैं इसकी शेप, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इस वाले सर्कल में और इसमें फ़र्क है, देखो हल्का सा यहाँ पे फ्लैटेंड है, ठीक है। अर्थ की शेप कुछ ऐसी है, एग्जैक्ट शेप हम बोलते हैं ओब्लेट स्फेरिकल शेप है। यहाँ कहीं मैं डायग्राम के थ्रू भी दिखा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ अर्थ की शेप ओब्लेट स्फेरिकल है, मतलब यहाँ पे हल्की सी फ्लैटेंड है। ये क्या होते हैं, ये हमारा पोल्स होते हैं, पता है ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। और ये क्या है, इसे बोलते हैं बीच वाला पोर्शन इक्वेटर, पता है ना, ये एसएसटी में पढ़ा होगा, दिस इज इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऊपर और नीचे होते हैं। तो एक बात देखो, जो ये डिस्टेंस होगा, दूसरे पेन से अगर मैं शो करूं, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम नहीं होगा ना, थोड़ा सा ही फर्क होगा, लेकिन फर्क तो होगा। ये थोड़ा सा यहाँ से चौड़ा है इक्वेटर से, तो ये वाला डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस डिस्टेंस, राइट। हल्का सा इक्वेटर पे क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, इस वजह से, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल पुल जो होगा वो थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। जैसे ही डिस्टेंस ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल पुल कम होता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इक्वेटर पे जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो थोड़ी सी कम है इन कंपैरिजन टू वैल्यू एट द पोल्स, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हल्की सी ज़्यादा है और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हल्की सी कम है। रीज़न बीइंग, क्योंकि हमारा जो अर्थ है दैट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा नहीं है कि एकदम कंप्लीट सही सा सर्कल है, दिस इज़ फ्लैटेंड एट द टॉप्स। ये रीज़न है। ये वाला क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्कर में, या फिर कॉम्पिटिटिव में वाला क्वेश्चन आ जाता है कि वैल्यू ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या अर्थ पे हर जगह इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो याद रखना जी, कैपिटल जी हर जगह इक्वल है, चाहे अर्थ पे देखो चाहे मून पे, कहीं मर्जी, लेकिन स्मॉल जी की वैल्यू जगह से चेंज होती रहती है। जैसे कि हाइट इंक्रीज होएगी, एज द हाइट इंक्रीजेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। यहाँ हाइट ज़्यादा है, हाइट मतलब डिस्टेंस हो गया, जितना डिस्टेंस ज़्यादा उतनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम, ठीक है। थोड़ा सा बहुत माइन्यूट सा चेंज आता है लेकिन आता ज़रूर है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एक और चीज़, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक जगह पे ज़ीरो भी होएगी, देखो कहाँ पे, एट दी सेंटर ऑफ अर्थ, एकदम बीच वाले पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़ीरो होएगी, क्योंकि डिस्टेंस ही ज़ीरो हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान रखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। कब होएगी वो जीरो वैल्यू, जब एकदम सेंटर पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है। ऑल्दो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि अर्थ के बिल्कुल सेंटर पे कोई चीज़ पड़ी हो, लेकिन अगर होता है तो वहाँ उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होएगी। अब आते हैं इनके क्वेश्चंस पे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। सो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है, वाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर दैन अ क्रम्पल्ड बॉल। देखो मेरे पास 2 पेपर्स हैं सेम साइज़ के, एक को मैं सीधा नीचे गिराती हूँ और दूसरे को मैं क्रम्पल कर दिया, मतलब फोल्ड कर दिया और फिर नीचे गिराया। कौन जल्दी नीचे गिरेगा? सीधी सी बात है भाई, जो ये क्रम्पल्ड पेपर है जिसको मैंने ऐसे करके गिराया है वो जल्दी नीचे गिरेगा इन कंपैरिजन टू अ शीट ऑफ पेपर। रीज़न क्या होगा? एक शीट ऑफ पेपर गिर रही है ऐसे, दिस इज़ अ क्रम्पल्ड बॉल ऑफ पेपर, आपने पेपर को ऐसे मोल्ड करके फिर नीचे गिराया, ठीक है। इस पे और इस पे, दोनों पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो सेम ही लग रही है, चाहे ये हो चाहे ये हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम लग रही है। तो इस हिसाब से तो क्या होना चाहिए, दोनों नीचे सेम टाइम पे, ये फ्लोर है तो फ्लोर पे सेम टाइम पे गिरने चाहिए। लेकिन रीज़न क्या होता है, यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। रीज़न ये है कि एक एयर रेजिस्टेंस होती है। एयर रेजिस्टेंस मतलब
क्या होता है कि एयर भी तो है आसपास हर जगह पे, ऑल्दो दिखती नहीं है बट कुछ ना कुछ एयर तो है ही। तो एयर क्या करती है, रोकती है चीज़ों को, ठीक है, एक गिरने से या फिर ये बोल सकते हैं कि इम्पैक्ट से, ठीक है। तो क्या होता है, क्योंकि ये पेपर है, लाइट वेट है, तो इसीलिए इस पे एयर रेजिस्टेंस क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी, क्योंकि इसका मास कम है, लाइट वेट पेपर है, एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगी, इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा नीचे तक गिरने में। जबकि एक क्रम्पल्ड पेपर क्या है, वो फटाफट जल्दी से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि कंपैरेटिवली इसने एरिया ज़्यादा ले लिया, ठीक है ना। तो क्या होगा, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा हो गया, थोड़ा मोटी सी बॉल बन गई, तो ये जल्दी नीचे गिर जाएगी, क्योंकि इस पर अब एयर रेजिस्टेंस कम लगेगी। ये डिफरेंस होता है और ये वाला क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। इसमें बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं, उन्हें लगता है ये किसकी वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, बट देखो दोनों पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम लग रही है, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस का। सो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल दिस इज इट।